ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम के सफर को आगे बढ़ाने की। आइए हसन साहब की यादों के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। कौम के बारे में उनके ख्यालात औरों से जुदा हैं। मुसलमान अपने आप को ये समझने लगे कि हम बड़े मजहबी बनना चाहिए, रिलीजियस। ए मुस्लिम वाज प्राउड टू बी ए वेरी रिलीजियस मैन। और जो रिलीजियस जिनको आपको देते थे वो खुद रिलीजियस नहीं होते थे। दे वर नॉट नोइंग द रिलीजन। आप एक अंधी इतिकाद पर किसी मौलवी या मौलाना के पीछे जाते थे जिसको खुद मालूम नहीं था कि असली इस्लाम क्या है, असली कुरान में क्या लिखा है, असली मजहब में क्या लिखा है। वो अपने मन में जो आता था वही बोलता था, वही हम लोग उस चीज को अंधे तकलीद कर मानते थे। मुसलमानों के पिछड़ेपन का कसूरवार वो कौम को ही मानते हैं। कभी भी किसी जो हमारे कलरजी जो है, इन्होंने एजुकेशन की तरफ कभी जोर नहीं दिया। अब आजकल देने लगे क्योंकि देखा रुझान जो है पढ़े लिखे लोगों का वहां जा रहा था, मजबूर होकर आज दे रहे हैं। आज आप देख लीजिए मुसलमानों में एजुकेशन में कहीं कमी नहीं है। ठीक है, अभी आप पीछे दौड़ रहे हैं तो आप जल्दी नहीं पहुंचेंगे। कल ही तो आप नींद से जागे हैं, तो आप मंजिल के नजदीक कैसे पहुंचेंगे आज? करप्शन को मौजूदा दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, पर उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन करप्शन के अंधेरे छटेंगे और मुल्क में खुशहाली की सुबह आएगी। आज सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि भ्रष्टाचार के एलिगेशन किस पे नहीं लगा? रूलिंग पार्टी पे भी लगा, अपोजिशन पे भी लगा है और मीडिया पर भी लगा। ये जो आप लोग एक्सपोज कर रहे हैं, मीडिया एक्सपोज कर रहा है, अपोजिशन एक्सपोज कर रहा है या रूलिंग पार्टी अपोजिशन को एक्सपोज कर रहे हैं, तो दिस इज ए गुड साइन। करप्शन खत्म होने का आप शुरुआत यहीं से हो जाए। खान साहब की जाती जिंदगी की बात करें तो इनका निकाह भी घर वालों की मर्जी से ही हुआ। वो तो अरेंज्ड शादी, हमारे यहाँ पसंद की शादी बहुत होती नहीं है। रियर होता वो 1% पसंद की होती है, वरना जो ऑलमोस्ट शादी जो है वो अरेंज मैरिजेस होते हैं। यूँ तो खान साहब ने दुनिया के कई मुल्क देखे हैं, पर अपने मुल्क हिंदुस्तान के आगे इन्हें दुनिया का हर मुल्क फीका लगता है। हिंदुस्तान से बाहर भी हम कहीं जगह, सिंगापुर में गया, रशिया गया, ताजिकिस्तान गया, आपके कनाडा गया, सऊदी अरब गया, ईरान गया। हम भी किसी लिहाज से कम तरक्की याफ्ता नहीं है। इतनी मसरूफियत की वजह से वो फिल्में नहीं देख पाते, फिर भी उन्हें वो फिल्में पसंद है जिनकी कहानी हकीकत के करीब होती है। फिल्म बहुत कम, टाइम नहीं मिलता है, फिल्म को बहुत कम देखते हैं। लेकिन वो फिल्म नहीं जिसमें मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि 3 घंटे जो है वो देखते रहे कि एक आदमी एक मुक्का मरता है तो उस आदमी को 10 किलोमीटर पर पहुंचा देता है। ये फिल्म जो हकीकत से ज़्यादा नज़दीक हो, रियल लाइफ से बहुत क्लोज हो, वो फिल्म बहुत अच्छा लगता है। वो गजल और पुराने गाने सुनना पसंद करते हैं। उनके फेवरेट सिंगर की लिस्ट में लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर और रफी साहब पहले आते हैं। म्यूजिक हर किस्म की म्यूजिक एक्सेप्ट द पॉप म्यूजिक। बाकी जो पुराने गजल्स और पुराने गाने सुनते हैं जिसका कुछ लाइफ के साथ कनेक्टेड हो, वो बहुत खूबसूरत है। जिंदगी में जहाँ तक वो पहुँचे हैं और जो मकाम इन्होंने हासिल किया है, इसका इन्हें फक्र है। वो तो एक शेर है ना, ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वो तो इतने इंसान की ख्वाहिश कभी कम नहीं होता है। ख्वाहिश तो एक ऐसी चीज है और ख्वाहिश करना बुरा भी नहीं है। मुल्क और कौम को लेकर इनके अंदर एक गजब का जज्बा है, चुनांचे ये अपने मुल्क की आवाम से कुछ कहना चाहते हैं। ये देखो, एक जगह किसी ने कहते हैं, ये कैनेडी ने कहा था या किसी ने कहा था, डोंट थिंक व्हाट द स्टेट कैन डू फॉर यू बट यू थिंक व्हाट यू कैन डू फॉर द स्टेट। अभी हम बोलते हैं हमारे पास सफाई होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन को भी अभी सोचना चाहिए। जनाब हसन खान की जिंदगी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार और आपको रूबरू कराने वाले हैं फिल्म सरदारी बेगम से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। सरदारी बेगम 1996 में आई फिल्म थी और इस फिल्म से एक बार दोबारा श्याम बेनेगल ने ठुमरी के दौर को सिनेमा के जरिए समाज में लाने की कोशिश की थी।